नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। स्पॉट राउंड 1 पूरा हो चुका है, लेकिन ड्यू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य सुनील शर्मा का कहना है कि अभी भी गांव देहात के कॉलेजेस में बहुत सीटें खाली हैं, जिनको भरने की कवायद जो है शुरू की जानी चाहिए। क्या ऐसा लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अब दाखिले पूरे हो गए हैं? इन्हीं पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं सुनील शर्मा के पास। क्या हाल है इस बार एडमिशन का, सुनील जी? धन्यवाद मुनमुन भी। आप बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर उठाते रहते हैं अपने YouTube के माध्यम से, विशेषकर जो दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से संबंधित उनका चाहे एडमिशन हो चाहे कोई और समस्या हो, आप उनको बड़ी संजीदगी के साथ रखते हैं। और पिछली बार भी आपके YouTube चैनल के माध्यम से जो सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के पास गई थी, उसके बाद मूव अप राउंड करके बहुत सारे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट किया गया था, एडमिशन किया गया था। और इस बार तो शुरुआत से ही वाइस चांसलर ने भी ऐसी घोषणा एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में भी की, और बाद में जब एडमिशन शुरू होने वाले थे तब भी आपने देखा कि उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति करके निकाला कि हम 2 तरीके से एडमिशन कर सकते हैं। पहली तो कोशिश हम CUT के माध्यम से ही करेंगे, जो अपना टेस्ट लिया जाता है सेंट्रलाइज। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा कमियां रह जाएंगी तो उनको देखते हुए फिर बाद में 12वीं के अंक के आधार पर भी कोई एडमिशन प्रक्रिया को दिया जाएगा। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि इस बार के एकेडमिक सेशन में हमें सारी जितने भी पद हैं उनको समय से भर ले। समय से तो निश्चित रूप से हम नहीं भर पाए। आप लोगों को भी पता है कि नीट परीक्षा का एक ऐसा विवाद उस समय पर खड़ा हुआ जब CUT का परिणाम आना था, तो परिणाम आने में 1-1.5 महीना लेट हो गए और वो दाखिला प्रक्रिया पूरी ही लेट हुई है, तो जिसके कारण थोड़ी समस्या शुरुआती दौर में भी झेलनी पड़ी। अभी भी लिस्ट निकल जाने के बाद और सपोर्ट राउंड की भी एक सूची आ जाने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में विद्यार्थियों के दाखिले होने की गुंजाइश है। उनके जो है वो सीटें खाली पड़ी हुई हैं। और जैसा कि मुनमुन जी ने अभी शुरुआती रिमार्क्स के अंदर कहा कि विशेष रूप से जो दूर दराज के, जिसको हम ऑफ कैंपस कहते हैं कॉलेजेस, और ऑफ कैंपस में भी जो भगनी निवेदिता जैसे कॉलेज हैं जो नजफगढ़ और कैर में दूर दराज के इलाकों में हैं, आदित्य महिला कॉलेज है बवाना में है, उन कॉलेजों के अंदर एक अलग ही समस्या इस CUT के कारण ही आ गई है। CUT में जो जिस दृष्टिकोण को मान करे ये कॉलेजेस खोले गए थे कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बच्चियों को वहाँ पर अधिक एडमिशन लेने के चांस मिलेंगे, वो मौका अब उनसे CUT के माध्यम से छिन गया है। और जिसका परिणाम ये है कि CUT में जिनके अच्छे अंक आते हैं वो या तो कैंपस में या नियर बाय कैंपस, जो कैंपस के पेरिफेरी में, चाहे साउथ कैंपस हो नॉर्थ कैंपस हो, इन कॉलेजों में अपना दाखिले लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। उन कॉलेजों में एडमिशन के लिए जाते ही नहीं। तो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां जो वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जाती थी, वो CUT के कारण वहाँ पर जा नहीं पा रही हैं अब। और CUT के माध्यम से जिनकी मेरिट आती है वे वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। तो कुल परिणाम ये आया है कि इन बाहरी कॉलेजों के अंदर आधे से ज़्यादा सीटें खाली हैं। इन दोनों ही कॉलेजेस के अंदर 400 500 सीटें BA प्रोग्राम की हैं, जिसमें से 25 से 30% अलग अलग कम्बिनेशन को लगा के एडमिशन हुआ है। आप जान लीजिए कि वहाँ की स्थिति फिर क्या होगी। BA प्रोग्राम से संबंधित जितने भी विषय हैं उनमें सेक्शन नहीं बन पाएंगे, वर्कलोड का इशू आएगा। जो टीचर परमानेंट हैं उनके भी वर्कलोड के इशू यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। यानी कि एक एडमिशन को केवल एक दृष्टिकोण से ना देखते हुए इसको विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाए। और जैसे मैंने पहले भी कहा है, भारत जैसे देश में जिसमें आरक्षण की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, और आज लगभग SC ST OBC PWD का 5% 10% EWS का लगा के करीब ऐसे जो डिप्राइव सेक्शन जिनको बोला जाता है उनके 70% सीटें रिजर्व हैं।
और जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। ऐसे मामलों में उनकी सीटें खाली रहने का मतलब है कि इनके घर परिवार से जो पहली पीढ़ी का भी व्यक्ति पढ़ने को आ रहा दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनको वे दाखिले डिनाई किए जा रहे हैं। हम एक पूरी की पूरी पीढ़ी जो कि डिप्राइव सेक्शन से आ रही है उनको उन दाखिलों से दूर रख रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था से दूर रख रहे हैं किसी कारण से, जो कि पहले भी भारतीय संस्कृति में कई बार इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि हम डिप्राइव सेक्शन को पहले पढ़ने नहीं दिया गया, ये नहीं किया गया। तो CUT ने कुछ इस तरीके का माहौल यहाँ पर खड़ा किया है। पिछली बार आपके ही वीडियो के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी संजीदगी से मॉप अप राउंड किए थे, और इस बार मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और मैडम जो डीन हैं अनीत गांधी जी एडमिशन ब्रांच की, उनसे मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि अब ये CUT के मामले में जितने दाखिले होने थे, देखिए अक्टूबर के मुहाने पे हम खड़े हुए हैं, अक्टूबर आने वाला अभी 2 दिन के बाद, और नवंबर एंड के बाद फिर यहाँ पर मतलब 1-1.5 महीने की ही टोटल पढ़ाई रह गई है, फिर एग्ज़ाम भी आने हैं। एकदम से जैसे ही डूसू का चुनाव कल ख़त्म होता है, मुझे लगता है कि एक विवेकपूर्ण निर्णय लेकर उसके अगले सप्ताह में 2-2, 3-3 दिन का समय देते हुए सारे कॉलेजेस से के अंदर उनकी सीटें 12th बेस पर एडमिशन करने के लिए बोल दिया जाना चाहिए। 100% जो है वो सीटें अलॉट होनी चाहिए, अपनी अपनी रिजर्व कैटेगरी के अनुसार होनी चाहिए, किसी का प्रोपोर्शनेट नहीं बिगड़ना चाहिए। ये नहीं हो कि एक कैटेगरी की बहुत ज़्यादा हो गई है, दूसरी कैटेगरी की नहीं, वो नहीं, सबको। अब ये सुनील जी, यहाँ पर की जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो डाटा दिया है स्पॉट 1 के बाद का, तो उसमें बता रहे हैं कि 72,000 से ऊपर उनके कंफर्म एडमिशन हो गए, फिर भी सीटें खाली हैं। तो आखिर ये माजरा क्या है? वो बच्चे कई बार क्लिक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर पोर्टल पे शायद ऐसी कोई व्यवस्था होगी कि यहाँ पर आ जाता है, लेकिन बहुत सारे समय जब होता है तो बच्चे फीस जमा करने में भी देरी हो सकती है, या जान करके भी नहीं कर सकते कि उनके पसंद का कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो चलो ड्रॉप आउट करते हैं। हो सकता है सेकंड स्पॉट राउंड में हमारा नंबर आ जाए, जिस कॉलेज के अंदर, जिस कोर्स के अंदर हम जाना चाहते हैं वहाँ पर आ जाए। तो इस बार कई बार एक बार बड़ा उठता हुआ आंकड़ा दिखाई देता, हमें ये भी लगता है कि हमने 20% जो अतिरिक्त सीटें कॉलेजेस को दी थी, उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा कोई एडमिशन हो गए हैं, एक बार लगता है। लेकिन जब 7,000 प्लस हुई थी, और जब हम उसके रियल आंकड़े पर जाते हैं तो कई बार हम पाते हैं कि ये तो जितने बच्चों ने इसके फर्स्ट राउंड के अंदर या सेकंड राउंड के अंदर हमने अलॉट किए, उसके 50% ने भी उसमें एडमिशन कंफर्म नहीं किया। तो ये समझते कि CUT के ऊपर बहुत सारे दूसरे दलों के लोग अन्य इल्ज़ाम यहाँ घपलों के और लगाते रहते हैं। हम ये कहते हैं कि मान लीजिए नहीं भी है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ना तो कॉलेज के प्राचार्य को पता होता है, ना एडमिशन करने वालों को पता होता है कि बच्चों की रियल परसेंटेज क्या है, वो किस कैटेगरी पे, कितने परसेंटेज पे, कहाँ पर, किस नीति के तहत जो हैं वो एडमिशन कर रहे हैं। मतलब कम से कम इतनी संजीदगी से सारे कॉलेजेस के अंदर उनका ओरिएंटेशन करना चाहिए। हमारे पास जानकारी आती है, कई बार हमारे पास भी फ़ोन आते हैं कि सर मेरा तो सब कुछ ठीक था, कॉलेज वालों को समझ नहीं आया, मेरा एडमिशन रिजेक्ट कर दिया। अब उनके लिए एक और समस्या है कि फिर यहाँ एडमिशन ब्रांच में आओ, फिर ग्रीवेंस ब्रांच में जाओ, फिर ग्रीवेंस ब्रांच में लिख के दो, लिख के देने के बाद 2-3 दिन का उनका फिर अपना एक राउंड चलता है, फिर तब तक बच्चा पैनिक रहता है। और ग्रीवेंस का सर जो है रिड्रेसल भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, रिड्रेसल कई बार नहीं भी हो पा रहा। मैं कह रहा हूँ कि हो भी जाए तो बच्चे को 10 दिन की अननेसेसरी एक उस हर्डल का सामना करना पड़ा। और एडमिशन लेना दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कौन नहीं चाहता, सारे नियमों के तहत आ गया, लेकिन किसी एक कन्वीनर को समझ में नहीं आया, कन्वीनर को समझ में आ गया, प्रिंसिपल को समझ में नहीं आया। मतलब ये अजीब सी स्थिति है कि कोई किसी को कैसे एडमिशन करना है। कई मामलों में कई कॉलेजेस से हमारे सामने ये मुद्दे आए हैं
हमने यहाँ पर अपनी कोशिश करके उनको रिजॉल्व भी करवाया और उनके एडमिशन हुए हैं। जो कॉलेज से रिजेक्ट हो गए और एडमिशन ब्रांच, अगर वे गलत थे तो एडमिशन ब्रांच उनकी जो है ग्रीवेंस लेने के बाद कैसे एडमिशन कर सकता है जी। तो ये बहुत सारी पेचीदगियाँ CUT के साथ आई हैं। यदि कुछ गड़बड़ ज़्यादा है, मैं ऐसे आरोप उस तरीके से तो नहीं लगाता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि पेचीदगियाँ आई हैं। एक कॉलेज के प्रधानाचार्य को ये पता ही होना चाहिए कि उसके XYZ कोर्स के अंदर जो बच्चा दाखिला लेने वाला है उसका परसेंटेज 12th में कितना है, CUT में कितना है, क्या है। बस यहाँ से एक पोर्टल पे कुछ लोगों के नाम भेज दिए जाते हैं, उनके एडमिशन उनको करने होते हैं। कोई क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीका का क्या होना है। डिजिटलाइजेशन के अपने फ़ायदे हैं लेकिन बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो अब लेकिन इन बातों के ऊपर तो आगे हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और विभिन्न और जितने भी सुधार हमेशा चलते ही रहते हैं और इसमें सुधार की बात करेंगे। लेकिन जितने सीटें, सबसे बड़ा सवाल जो आज का सवाल है जी, कि अभी स्टूडेंट जो है वो स्पॉट राउंड 2 का वेट कर रहे हैं। 1 खत्म हो चुका है, कि स्पॉट राउंड 2 आए या फिर 12th के आधार पर एडमिशन हो। मेरा मानना है कि स्पॉट राउंड 1 भी नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। आपका 1 अगस्त से खुल चुका है कॉलेज। आज सितंबर के 27 तारीख को यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, 26 तारीख को 2 महीने की टीचिंग आपकी जा चुकी है। अगर ये स्पोर्ट राउंड का खेल खेलते रहेंगे, देखिए आप 5 स्पोर्ट राउंड निकाल लीजिए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर दाखिले पूरे नहीं कर सकते। दाखिला अगर पूरा करने की मंशा एडमिशन ब्रांच के लोगों की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन की है, तो अब वो समय है जिसका प्रॉमिस वहाँ पर पहले किया गया है कि 1-2 सूची निकालेंगे और उसके बाद 12th के बेस पे एडमिशन करेंगे। ये 12th के बेस पे एडमिशन करना, मार्क्स के बेस पे एडमिशन करना, मेरिट बेस एडमिशन करना ही इस सारी समस्या का समाधान हो सकता है कि सभी बच्चों को अपनी कैटेगरी के आधार पर सीटें मिले। ये गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन हैं, ये किसी बनिया की दुकान नहीं है कि मैं इसका एडमिशन लूँगा, इसका एडमिशन नहीं लूँगा। यहाँ डिप्राइव सेक्शन का बच्चा बड़ी उम्मीद से पूरे देश भर से हर एक जाति का, हर एक धर्म का बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, उसका अधिकार है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप उसको एक नहीं तो दूसरे कारण से उसके एडमिशन को डिनाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल सराहनीय कार्य नहीं है। पूरी जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं। वो अगर पूछा जाए नटशेल में, तो अब इस स्टेज पे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कल डूसू का चुनाव ख़त्म होने वाला है, तुरंत एडमिशन ब्रांच तो फिर अलग से ही काम कर रहा है। 1-2 दिन के अंदर सारे कॉलेजेस को इस प्रकार की सूचना पहुंच जानी चाहिए कि अपनी अपनी कितनी सीटें बची हुई हैं और कितने परसेंटेज पे कितनी सीटें आपने पर कोर्स में लेनी है। उस हिसाब से 12th के मेरिट बेस एप्लीकेशन आप मंगवा लीजिए और सीटों को भरिए। देखिए, ये सरकार द्वारा चलाया जाने वाला सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसमें 80 के करीब कॉलेज हैं। वे इसी मंशा से बनाए गए थे कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न तबकों के जो विद्यार्थी यहाँ पर आकर पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को आगे बढ़ाने में दिल्ली विश्वविद्यालय की अग्रणी भूमिका होनी चाहिए और मुझे लगता है वो होगी भी। और आपका ये वीडियो इसमें एक महती भूमिका निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, हमें समय देने के लिए।